हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेम का बिजनेस लॉ का थर्ड यूनिट, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेकंड पॉइंट, एंडोर्समेंट। सो व्हाट इज एंडोर्समेंट? एंडोर्समेंट यानी ऐसा पर्सन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है, वो उसके साइन करने के प्रोसेस से वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करता है, उसका जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र करता है। इस एक्ट को बोलते हैं एंडोर्समेंट। जिसको एंडोर्स किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं एंडोर्सी, और जो एंडोर्समेंट कर रहा है उसे कहते हैं एंडोर्सर। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट यानी ऐसा एंडोर्समेंट जहां एंडोर्सर साइन करता है, उसका नेम, सिर्फ उसका नेम साइन करता है, और वो इंस्ट्रूमेंट पेएबल हो जाता है, वो पेएबल बन जाता है बेयरर को। तो सिर्फ नाम के साइन करने से ही जो इंस्ट्रूमेंट पेएबल हो जाता है बेयरर को, तो वो होता है ब्लैंक एंडोर्समेंट। फिर आता है स्पेशल एंडोर्समेंट। स्पेशल एंडोर्समेंट यानी ऐसा एंडोर्समेंट जहां एंडोर्सर उसकी साइन तो करता ही है, साथ ही उस इंस्ट्रूमेंट पे उसका नाम भी लिखता है, जिसको पेमेंट मिलनी चाहिए। तो मतलब जिसको वो एंडोर्स करने वाला है उसका नाम भी उसे लिखना रहता है। तो स्पेशल एंडोर्समेंट मतलब ये होता है। और स्पेशल और ब्लैंक एंडोर्समेंट में क्या फ़र्क है? ब्लैंक एंडोर्समेंट में जिस बंदे को पैसे मिलने वाले हैं उस इंस्ट्रूमेंट के बदले, मतलब जिस बंदे को वो इंस्ट्रूमेंट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसका पैसा मिलने वाला है, तो वो उसका नाम नहीं लिखा होता है। वो किसी भी जिसको भी ट्रांसफ़र करोगे वो ट्रांसफ़र हो सकता है। बट स्पेशल एंडोर्समेंट में उस स्पेसिफिक बंदे का नाम रहता है एंडोर्सर के साइन के साथ। फिर आता है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। ऐसा एंडोर्समेंट जो फर्दर नेगोशिएशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब फर्दर वो ट्रांसफरेबल नहीं रहता है। ऐसे एंडोर्समेंट को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। फिर आता है पार्शियल एंडोर्समेंट। ऐसा एंडोर्समेंट जहाँ पर एंडोर्सी को सिर्फ कुछ हिस्सा ही ट्रांसफ़र किया जाता है, पूरे इंस्ट्रूमेंट में से जितना भी अमाउंट था उसका कुछ हिस्सा ही एंडोर्सी को पेएबल होता है। तो ऐसे एंडोर्समेंट को बोलते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट। फिर आता है कंडीशनल एंडोर्समेंट। ऐसे एंडोर्समेंट में कुछ कंडीशंस रहते हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं। ऐसे एंडोर्समेंट को कंडीशनल एंडोर्समेंट कहा जाता है। ब्लैंक एंडोर्समेंट को जनरल एंडोर्समेंट भी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ एंडोर्सर की साइन होती है, और जो भी उस इंस्ट्रूमेंट को बेयर करता है, मतलब जिसके भी पास वो रहता है, तो वो उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट पेएबल बन जाता है, मतलब उसको उसका फ़ायदा होता है। वहीं स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट को, स्पेशल और फुल मतलब स्पेशल एंडोर्समेंट मतलब ही फुल एंडोर्समेंट में क्या होता है कि वहाँ पर वो एक स्पेसिफिक बंदे का नाम लिखता है जिसे पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जिस बंदे को पेमेंट मिलेगी उस बंदे का नाम लिखा होता है। तो स्पेशल और जनरल में आपने देख लिया क्या डिफरेंस है। फिर आता है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट यानी फर्दर नेगोशिएशन जो है वो रोक दिया जाता है ऐसे जगह, जैसे कि अगर हमने लिख दिया हमारे एंडोर्समेंट में कि पे टू मिसेस सीता ओनली, तो ऐसे समय में फर्दर नेगोशिएशन जो है वो रुक जाता है। फिर इस वजह से इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। फिर आता है पार्शियल एंडोर्समेंट। तो पार्शियल एंडोर्समेंट यानी कुछ ही हिस्सा जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जितना अमाउंट पेएबल है उसका कुछ ही हिस्सा हम एंडोर्स करते हैं एंडोर्सी के पास। तो ऐसे एंडोर्समेंट को बोलते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट। फिर आता है कंडीशनल और क्वालिफाइड एंडोर्समेंट।
तो कंडीशनल और क्वालिफाइड एंडोर्समेंट यानी जहाँ पर कुछ कंडीशन होती है, वहाँ पर एंडोर्सर अपनी खुद की साइन देता है और कुछ ऐसे राइटिंग में लिखता है जिससे वहाँ पर कुछ कंडीशंस क्रिएट होती है। उस कंडीशन के फुलफिलमेंट पे ही, मतलब उस घटना, उस इवेंट के हैपनिंग पे ही ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल जो है वो डिपेंड करेगा। मतलब अगर वो इवेंट हैपन होता है तभी वो इंस्ट्रूमेंट का ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो ऐसे कंडीशन में इसे बोला जाता है कंडीशनल या फिर क्वालिफाइड एंडोर्समेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ होल्डर? होल्डर ऑफ एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है? होल्डर किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? तो अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट कंटेम्पलेट्स that any person who is entitled to get the possession, मतलब कोई भी पर्सन जिसे पोजेशन मिला है कि वो किसी पेमेंट को रिसीव करे या रिकवर करे पेमेंट को फ्रॉम द अदर पार्टी, जो भी पार्टी है, लाइक अगर प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, तो उसका जो भी पेमेंट है वो उसे रिसीव करने का या फिर रिकवर करने का अगर उसके पास ऑप्शन है, उसके पास पोजेशन है, तो वो होल्डर कहलाता है। और अगर उससे अगर गलती से भी बिल ऑफ एक्सचेंज चेक अगर लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो होल्डर ही होता है जो उसके लॉस के लिए ज़िम्मेदार होता है। होल्डर बनने के लिए क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? तो फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो भी पर्सन है वो एंटाइटल होना चाहिए कि वो उस इंस्ट्रूमेंट के बदले, इंस्ट्रूमेंट का जो है वो उसके पास पोजेशन होना चाहिए खुद के नाम पे, मतलब वो एंटाइटल्ड होना चाहिए फॉर पोजेसिंग द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पर्सन का उस पे नेम होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट पे एज अ पेई और एंडोर्सी। वो बेयरर भी हो सकता है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो वो बेयरर भी हो सकता है, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो पेई या एंडोर्सी होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट का। अगर होल्डर जो है वो मर जाता है तो उनके जो लीगल हायर्स होते हैं तो वो होल्डर बन जाते हैं। अगर वो पेई या एंडोर्सी नहीं है फिर भी वो, मतलब जो लीगल हायर है वो उनके जो मतलब जो भी मरा है, जो होल्डर अगर मर जाता है तो उसके जो लीगल हायर्स हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट के होल्डर बन जाते हैं। अगर कोई चोर है और उसने किसी इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की चोरी की है, या फिर कोई रास्ते से जा रहा है और उसे रास्ते पे पड़ा मिला है कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसको वो मिलता है और वो रख लेता है उसको, तो वो पर्सन होल्डर नहीं कहलाता है। लीगली वो उसका ओनरशिप नहीं रहती है उसके पास, इसलिए वो होल्डर नहीं कहलाता है। अब जानते हैं होल्डर के राइट्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 जो होल्डर है वो इंस्ट्रूमेंट पे जितना भी अमाउंट ड्यू है वो रिसीव और रिकवर कर सकता है। फिर आता है कि सेकंड राइट है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकता है। उसके पास ये राइट होता है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को दूसरे के पास एंडोर्स कर सकता है, यानी दूसरे को एंडोर्स करके, मतलब साइन देकर दूसरे को एंडोर्स कर सकता है और उसके बदले पैसे पहले ही ले सकता है, ताकि फिर जो पैसे लेने के काम है वो दूसरे के पास रहे। फिर आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट, वो इंस्ट्रूमेंट जब रिसीव्ड, इंस्ट्रूमेंट जब इशूड हो जाएगा तो वो क्रॉस कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को। अगर चेक क्रॉस हुआ है तो होल्डर क्रॉस
जनरली भी कर सकता है और स्पेसिफिकली भी कर सकता है। और उसके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि वो उस पर वर्ड्स ऐड कर सकता है, जैसे कि नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे ऐसे। फिर आता है सेक्शन 49 के हिसाब से वो उस एंडोर्समेंट उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ब्लैंक एंडोर्समेंट या फुल एंडोर्समेंट में कन्वर्ट कर सकता है। और उसके पास, होल्डर के पास ये भी एक राइट होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 कि वो डुप्लीकेट बना सकता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हो जाता है तो उसका डुप्लीकेट बनाने का भी राइट उसके पास होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 एंड सेक्शन 64 ऑफ द एक्ट, उसके पास राइट होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करे फॉर एक्सेप्टेंस। अगर वो बिल है तो वो एक्सेप्टेंस के लिए इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है, और अगर वो कोई और इंस्ट्रूमेंट है अदर देन बिल तो वो पेमेंट के लिए, मतलब पेमेंट भी ले सकता है उसके लिए। ये था होल्डर के बारे में। आपने होल्डर के बारे में अभी समझा। अब जानते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, ऐसा पर्सन जो पोजेसर बन जाता है किसी भी प्रॉमिसरी नोट का या बिल ऑफ एक्सचेंज का या फिर किसी चेक का बिकॉज ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो आपने अगर वो नहीं देखा हो तो उससे पहले देख लो, फिर आपको ये समझेगा कि कंसीडरेशन जब होता है मतलब समथिंग इन रिटर्न, और उस समय अगर हम उसके पोजेसर बनते हैं तो और तब वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योर होने का है, उससे पहले हम उसके पोजेसर बन जाते हैं और हमें ये बिलीव है कि उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है उस पर्सन के ओनरशिप या टाइटल में, जिससे हमने वो लिया है, तो हम होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाते हैं। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए एसेंशियल क्या क्या है ये देखते हैं हम। तो जो पर्सन है उसे वो इंस्ट्रूमेंट मिलना चाहिए थ्रू कंसीडरेशन, और वो भी वैल्यूएबल कंसीडरेशन से, फॉर अ वैल्यूएबल कंसीडरेशन के थ्रू उसे वो मिलना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, और वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो उसे मैच्योरिटी से पहले, इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी से पहले उसे मिलना चाहिए। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट के मैच्योरिटी से पहले वो बंदा उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेसर बनना चाहिए। थर्ड एसेंशियल पॉइंट ये है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, उसकी हर रिक्विसाइट्स जो भी है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। फिर फोर्थ एसेंशियल पॉइंट ये है कि उसे वो इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में मिलना चाहिए। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कहीं रास्ते पे मिला था मुझे और मैंने वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको कंसीडरेशन में दे दिया, तो ये नहीं चलेगा। गुड फेथ में देना पड़ेगा। मुझे उस इंस्ट्रूमेंट का गुड टाइटल होना चाहिए, तभी मैं आपको वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कंसीडरेशन में दे सकती हूँ। और अगर ऐसे हिसाब से इन सारे एसेंशियल पॉइंट्स को देख कर हमें अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो उस बंदे को बोला जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट राइट ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 इट इज़ प्रीअज्यूम्ड दैट होल्डर इन ड्यू कोर्स इज, मतलब है एवरी होल्डर, जितने भी होल्डर हैं वो प्रीअज्यूम्ड होते हैं कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं, और अदर पार्टी पे ये बर्डन होता है प्रूव करने का कि वो पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, वो होल्डर है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 जब तक इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक सारे पार्टीज, जितने भी इंस्ट्रूमेंट के लिए जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी पार्टीज लायबल होती हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स से। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स उन सारे पार्टीज से अपना पेमेंट ले सकता है। द लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेटर टाइटल मिलता है, अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है, फिर भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को टाइटल गुड टाइटल ही मिलता है। जबकि अगर टाइटल फोर्ज्ड है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को टाइटल मिलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डिफेक्ट इन टाइटल नहीं है, बल्कि वहाँ पर टाइटल ही नहीं है, इसीलिए उसे टाइटल नहीं मिलता है। तो ये एक और राइट हो गया। अब आगे जानते हैं हम होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बिटवीन में क्या डिफरेंस है। होल्डर यानी ऐसा पर्सन जो लॉफुली पजेस करता है किसी इंस्ट्रूमेंट को और वो रिसीव या रिकवर कर सकता है अमाउंट जितना भी पेएबल होगा वो पार्टीज से। और होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब ऐसा पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट को लेता है बोनाफाइड फेथ के लिए फॉर अ कंसीडरेशन बिफोर द इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योरिटी। यहाँ पर होल्डर के साइड पे कंसीडरेशन का कोई भी रोल नहीं होता है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स में कंसीडरेशन इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। होल्डर जो है वो पोजीशन आफ्टर मैच्योरिटी भी ले सकता है, वही होल्डर इन ड्यू कोर्स को पोजीशन जो है वो बिफोर मैच्योरिटी लेना पड़ता है। होल्डर जो है वो प्रायर पार्टीज से रिकवर नहीं कर सकता है अमाउंट, बट वो सिर्फ मेकर और ट्रांसफरर से ही उसका अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकता है। जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स को राइट होता है कि वो सारे प्रायर पार्टीज से अपना पैसा रिकवर कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।